नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्दिक डेली न्यूज एनालिसिस में, जहां हम करंट अफेयर्स को सिंप्लीफाई करके लाते हैं, जो कि स्पेशली आपके हेल्पफुल होता है यूपीएससी, पीसीएस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जैसा कि आज की डेट है 7 अप्रैल, तो आज हम डिस्कस करेंगे आज के द हिंदी न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को, जो कि बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड तरीके से डिस्कस किए जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू पम्बन ब्रिज के बारे में। अभी रिसेंटली उसको प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने 12% हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने अपनी एसेट्स को डिक्लेयर कर दिया है। और तीसरा टॉपिक ये रहेगा कि आज हमारा 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पम्बन ब्रिज के बारे में। तो पम्बन ब्रिज जो हमारा है, ये हमारे जीएस के 3 पेपर से वो रिलेट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस आइकॉनिक इंजीनियरिंग जो कि पम्बन ब्रिज है, इसके बारे में। जो कि हमारा जो पुराना पम्बन ब्रिज था, एक्चुअली वह बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए थे उसको। तो इसे अब एक हेरिटेज स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज नहीं होगा, यानी कि अब ये सुचारू रूप से चलाया नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक हेरिटेज स्ट्रक्चर के रूप में होगा। जबकि जो हमारा जो नया पम्बन ब्रिज है, ये ज़्यादा मॉडर्न है, इसमें ये ज़्यादा ड्यूरेबल है और ये हैवी ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। तो ऐसे में इसकी इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए और इसकी ज़रूरत थी, इसीलिए इसे बनाया गया। जैसे कि ये हमारे देश का पहला ब्रिज होगा जो अपलिफ्ट हो जाता है, ऐसे करके ऊपर उड़ जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स के बारे में, जो कि हमारे जो नए पम्बन ब्रिज में है। तो ये 2025 में ये पहला न्यू वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, इसमें ऐड किया गया है। और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। इससे जो शिप्स के लिए जो 22 मीटर का जो क्लियरेंस मिलता है, 22 मीटर का क्लियरेंस मिल जाएगा। पहले ये सिर्फ 19 मीटर का था। मतलब अगर हमारे जो शिप हैं यहाँ से निकलना चाहेंगे तो उनके लिए अब ये 22 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ जाएगा, ऐसा इनका कहना, मतलब समझना है। और ये डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है। इसमें डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, जो कि फास्टर ट्रेन को ऑपरेशंस को बिटवीन मेन लैंड एंड रामेश्वरम के बीच में कनेक्ट करेगा, जिससे हमारी जो ट्रेन्स हैं वो ज़्यादा फास्ट चल सकती हैं। और साथ ही साथ इसका जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है वह यह है कि ये ब्रिज एक समय पर रामेश्वरम और मेन लैंड, जो हमारा जो इंडिया का जो मेन लैंड है, उसके बीच में एक इकलौता ही लिंक था। और ये इकोनॉमिक और पिलग्रिमेज दोनों ही एंगल से इंपॉर्टेंट था। और साथ ही ये जो श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुई थी, उसके दौरान ये ब्रिज रिफ्यूजी का रूट भी बना हुआ था, यानी कि रिफ्यूजी रूट की तरह भी काम आया था। तो ये सारी चीज़ें पम्बन ब्रिज की हैं। पम्बन ब्रिज अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो इसे आगे समझेंगे। नाउ हमारा जो सेकंड टॉपिक है वह है हाई कोर्ट के जजेस के बारे में। अभी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या कह सकते हैं एसेट्स को डिक्लेयर किया है। तो ये हमारे GS 2 और 4 के टॉपिक से रिलेट हो सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी इथिक्स और जुडिशरी के बारे में इसको आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा जो अगला टॉपिक यही है कि इसमें जुडिशरी रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि ओनली 12% ऑफ हाई कोर्ट जजेस डिक्लेयर देयर एसेट्स, यानी कि ओनली 95 ऑफ 769 जजेस हैव डिस्क्लोज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आफ्टर द जस्टिस यशवंत वर्मा फायर इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू कमिट टू पब्लिक डिस्क्लोजर। तो हमारे देश में क्या है कि जो 769 जजेस हैं, जो कि 25 हाई कोर्ट में जो करंटली सर्व कर रहे हैं, 25 जो हमारे हाई कोर्ट में जो सर्व कर रहे हैं, उसमें 95 जजेस हैं सिर्फ, जो कि 12.35% होता है। उन्होंने सिर्फ अपनी एसेट्स को डिक्लेयर किया है अपनी वेबसाइट पे। और साथ ही साथ एक शॉकिंग केस भी इसी बीच में निकल कर आया कि हमारे एक हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनके घर में आग लग गई थी। तो जब हमारे जो फायर ब्रिगेड से जब उस घर में आग को बुझाने के लिए गए, तो उन्होंने आग तो बुझा ली, काबू पा लिया, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने उस घर में छानबीन की तो उन्हें वहाँ पर जले हुए नोट्स मिले, करेंसी नोट्स मिले। तो इससे एक क्वेश्चन उठा, क्या इतना सारा पैसा जो करोड़ों रुपए रखा हुआ था, ये कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी और हमारे जजेस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल नहीं उठाता है? तो इसके रिस्पॉन्स में ही हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थे, वहाँ के जो टोटल 33 सर्विंग जो हमारे इस समय जो जजेस हैं, उन्होंने 1 अप्रैल को एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा कि वो अपनी जो एसेट्स हैं उनको 1 अप्रैल पब्लिकली जो है उसको डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली। अभी क्या है कि हाल ही अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट का जो डेटा है, उस हाई कोर्ट के डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारा जो केरला का जो हाई कोर्ट है वह टॉप में है। केरला का हाई कोर्ट हमारे टॉप में है, यानी कि वहाँ पे जो 44 जजेस है उसमें 41 जजेस ने अपनी जो है एसेट्स को डिक्लेयर कर दिया है।
जो कि 93% लगभग जज हैं उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का केस है। हिमाचल प्रदेश ने भी अपना जो है 91% जो हिमाचल प्रदेश के भी जो जजेस हैं उन्होंने अपनी एसेट्स को ट्रांसपेरेंसी के तहत डिस्क्लोज कर दिया है। दूसरा जो मद्रास हाई कोर्ट है, वहाँ पर जो 65 हाई कोर्ट हैं, मतलब 65 जजेस हैं, 65 जजेस में सिर्फ हमारे 5 जजेस हैं जिन्होंने अपनी एसेट को डिस्क्लोज किया है। और ये जो कि 2018 में 29 जजों ने किया था ऐसा ही काम। तो कहीं ना कहीं ये जो इशू है ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखना जरूरी है। ये सारा डेटा जो भी मैंने दिया यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जैसे कि नंबर ऑफ जजेस हु डिक्लेयर्ड देयर एसेट्स, तो उसमें से देखिए 16 जजेस हैं वहाँ पर इस समय, लेकिन उसमें सिर्फ एक जज ने अपनी प्रॉपर्टी और एसेट के बारे में डिक्लेयर किया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 12 हैं तो उसमें 11 जजेस ने अपने डिस्कस कर दिया है। और जो मद्रास हैं तो 65 जजेस हैं मद्रास हाई कोर्ट में, लेकिन सिर्फ 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने डिस्क्लोज किया है। पंजाब हरियाणा में भी ऐसा ही है, 53 जजेस हैं, 30 जजेस ने सिर्फ अपने डिस्क्लोज किया है। दिल्ली में 38 हैं, 7 ने डिस्क्लोज किया है। केरला में 44 हैं तो 41 जजेस ने अपने प्रॉपर्टी और एसेट्स को डिस्क्लोज किया है। तो इस टॉपिक को आप इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में है। वर्ल्ड हेल्थ डे, अब आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इस वर्ल्ड हेल्थ डे के मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं। जैसे कि इसमें एक एडिटोरियल है, प्रिस्क्राइब प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर हेल्दी इंडिया, हेल्थ एंड सैनिटेशन एज द पिलर्स ऑफ हेल्दी इंडिया, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग रेसिलियंस एंड अ पैराडिग्म शिफ्ट इन मेंटल हेल्थ पॉलिसी। यानी सारे टॉपिक, सारे डायमेंशंस को उसने लेकर चला है। तो नाउ हम लोग भी बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए 3 बिलियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा हेल्थ जो होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि हेल्थ आता किस में है। तो जो हमारा हेल्थ है ये हमारा स्टेट लिस्ट का टॉपिक है और स्टेट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में, ठीक। तो ये उसमें आता है। तो आज के दिन भी स्पेशल है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज ही के दिन WHO जो हमारा था, WHO उसकी जो 7 अप्रैल को ही उसको फाउंडेशन था, 7 अप्रैल 1948 को उसका फाउंडेशन किया गया था। तो इसी के अवसर पर आज हमारा साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की जो हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम है वह है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। यानी कि हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर फोकसेस ऑन एंडिंग प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न डेथ्स एंड इम्प्रूविंग वुमेन्स लॉन्ग टर्म हेल्थ। तो ये इस बार की हमारी हेल्थ डे की थीम है। और साथ ही साथ जान लेते हैं कि जो हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या इनिशिएटिव हैं हेल्थ केयर को लेके। तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है वह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो इसके लिए जो अफोर्डेबल एक्सेस और एक्सेसिबल केयर को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो कुछ इंडियन गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, दूसरी है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, तीसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये 3 स्कीम्स हैं। साथ ही साथ जो हमारी जो PM जन आरोग्य योजना है उसके तहत 55 करोड़ बेनिफिशरी हैं, उनको कवर किया जा रहा है। सभी को या उनकी फैमिली को या हर साल 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है और 40 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड इशू कर दिए गए हैं अभी तक। इसमें जो फोकस एरिया है हमारे उसमें मैटरनल एंड चाइल्ड केयर को ध्यान में रखा जाता है और पब्लिक हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है और इंक्लूसिव एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर और ये सारी चीज़ें हमारी जो है ये इंपॉर्टेंट की और फोकस एरिया हैं। तो हेल्थ जो है वो GS2 के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिच मटेरियल है, इसे आप इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस एडिटोरियल को डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें दिया गया कि 3 बिलियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। तो इस एडिटोरियल का टाइटल जैसा है कि वाई 3 बिलियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। ये आर्टिकल कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन पर फोकस करता है, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन पर फोकस करता है। तो जैसे कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जो दुनिया में जो 3 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं वह हेल्दी डाइट, ये कह सकते हैं हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हेल्दी डाइट इंक्लूड होती है जिसमें शामिल होता है प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एट्सेट्रा। सिर्फ कैलोरी ही हेल्दी डाइट में नहीं आता है। तो हेल्दी डाइट का जो कॉस्ट है वह 4 गुना ज़्यादा भी होता है। जो कैलोरी सफिशिएंट होता है उससे 4 गुना हेल्दी डाइट हमारी ज़्यादा भी होती है।
तो इसमें जैसे दिया गया हेल्दी डाइट इज मोर देन जस्ट कैलोरीज, इट इंक्लूड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा. हाउएवर ओवर 3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड कैन नॉट अफोर्ड इट ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लो इनकम. तो ना सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात कर लेते हैं कि 2021 में ओवर 3 बिलियन पीपल कुड नॉट अफोर्ड द चीपेस्ट हेल्दी डाइट. और हेल्दी डाइट कॉस्ट ऑन एवरेज 4 मल्टीप्लाई, यानी कि 4 गुना ज़्यादा कैलोरी सफिशिएंट डाइट से ज़्यादा मतलब उसमें पैसा लगता है. और FAO यानी उसकी 2022 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो गरीब देश है उसके लोग जो लार्जर शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बट स्टिल कैन नॉट मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स. इसके बारे में भी करते हैं. साथ ही रीजन्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें कि रीजन्स क्या क्या हैं, तो रीजन्स ये हैं कि न्यूट्रिएंट जो रिच फूड होता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, हमारे वेजीज हो गए, डेयरी हो गई और प्रोटीन्स हो गए, ये सारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती हैं. और जो इनकम इनइक्वालिटी है, इसमें जो गरीब जो देश हैं उनके पास लोअर परचेजिंग पावर रहती है, यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास परचेजिंग पावर बहुत ही कम होती है और क्या कहें कि नहीं के बराबर ही होती है. और वो उस देश के लोग कॉस्टली फूड और एक्सपेंसिव फूड को नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि उनका जो सारा खर्च होता है, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे एक्सपेंसेस हैं, वो सब फूड के बाद फूड पे कम बजट मतलब बचता है. जैसे जिन सब चीज़ों पे खर्च कर लेते हैं तो फूड के लिए, खाने के लिए कम ही पैसा बचता है. तो ग्लोबली अगर हम देखें तो हेल्दी फूड का जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग $3.5 पर पर्सन है. अब अगर केस स्टडीज की बात करें, अगर हम किसी कंट्री को अपने कंपेयर करें, तो जैसे कि भारत और पाकिस्तान और जो सब अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग जो है लगभग अपनी जैसे कि इंडिया में मतलब अपनी इनकम का 50% से ज़्यादा अपनी जो इनकम है उसको फूड के लिए ही यूज करते हैं. तो जैसे कि जो फ्रांस और जापान है, वहाँ पर लगभग वो अपनी इनकम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही खाने पर मतलब स्पेंड करते हैं, लेकिन और साथ ही साथ वो खाना हेल्दी भी होता है. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो हमें क्या, इसका जो सॉल्यूशंस है वो यही है कि हमें अब न्यूट्रिएंट रिच फूड कॉस्ट को कम करना चाहिए, यानी कि हमारा जो न्यूट्रिएंट जो रिच है उसकी हमें जो वैल्यू है उसको कम करना चाहिए. गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देनी चाहिए हेल्दी आइटम्स पर, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर की डाइवर्सिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए. और अवेयरनेस अबाउट लोकल अफोर्डेबल हेल्दी फूड्स, उसके और हमें साथ ही साथ अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए जो कि हमारे जो लोकल हेल्दी फूड्स हैं, जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में. तो साथ ही साथ इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि ये टैकल हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, जैसे कि हमारे जो SDG आप जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें भी यही चीज़ है कि हमारी अगर सबसे पहली चीज़ तो ये कि गरीबी हमें मिटानी है. दूसरी हमारी जीरो हंगर जो टारगेट है. थर्ड हमारा टारगेट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग. तो जब ये सारी चीज़ें हमारी होंगी, जैसे जब गरीबी नहीं होगी तो आदमी का पेट पैसा होगा तो वो भरपेट खाना खा सकेगा. भरपेट खाना होगा तो जिससे उसका शरीर मजबूत होगा, तो उसका जो हेल्थ होगा वो भी बहुत अच्छा होगा. तो जब भी आप किसी भी चीज़ को डिस्कस करिए, मतलब समझें, तो उसमें आप SDG को ज़रूर इंक्लूड कर लिया करिए, क्योंकि SDG कहीं ना कहीं अभी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं कलियट्टम नाइट्स के बारे में, यानी कि एक हमारा ये रिचुअल वहाँ का एक हमारा कह सकते हैं कि कल्चरल वो है, केरला का फेस्टिवल है ये कह सकते हैं. तो इसे थेयम के नाम से भी जाना जाता है. ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है और एक फेस्टिवल है. ठीक, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में. तो जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस में है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू पंबन ब्रिज. अभी मैंने आपको बताया पंबन ब्रिज के बारे में, मैंने आपको बताया पूरा कि पंबन ब्रिज कैसे, मतलब क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. तो उसी को लेकर एक क्वेश्चन है कि इट इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज. द ब्रिज रिप्लेसेस 105-year-old ब्रिटिश एरा स्ट्रक्चर एंड इट कनेक्ट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये 3 ऑप्शन हैं, इसमें जो सही आंसर है आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और बाकी मैं तो इसका आंसर दे ही दूंगा. और व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म इन द न्यू पंबन ब्रिज. तो न्यू पंबन ब्रिज टू अलाउ शिप्स एंड टू पास थ्रू, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एट वेरिंग स्पीड्स, टू एडजस्ट द ब्रिज हाइट ड्यूरिंग हाई टाइड्स, और टू प्रोवाइड अ पैनोरामिक व्यू फॉर टूरिस्ट. एक और हमारा क्वेश्चन है कि अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड. तो एंटी नेटल केयर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फैसिलिटेशन, पोस्ट नेटल केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं और करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है, इसके बारे में आप
आंसर दीजिए। वैसे मैं इसको बता दूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि हमारी जो इस आयुष्मान जो भारत हमारी जो स्कीम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। एंटीनेटल केयर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फॉर फैसिलिटेशन और पोस्ट नेटल केयर भी, एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। सो दोस्तों, आज का हमारे ये सारे टॉपिक थे, हमने 1 बाय 1 सारे डिस्कस किए और हमारे सारे एडिटोरियल का डिस्कशन हमने किया। फुल्ली एग्जाम फोकस्ड था, क्रिप्स एनालिसिस था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट सेगमेंट और टॉपिक कौन सा था। अगर आपको इस PDF और इस डिस्कशन का PDF चाहिए या तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हैं, जहां आपको इस डिस्कशन का PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।